Hello everyone, welcome back to another video of Indian Economic Development. This is me अंबिका. हमने अपना जो रूरल डेवलपमेंट चैप्टर है वो स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में और ये उसका थर्ड पार्ट है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. हम सबको ये पता है कि जो एग्रीकल्चर जो है वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इनफैक्ट टू थर्ड पॉपुलेशन जो है हमारी वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है. तो हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्क है क्योंकि एक तो ये सीजनल ऑक्यूपेशन है और वेदर कंडीशंस का बहुत इफेक्ट पड़ता है. अगर कंडीशंस बहुत अच्छी होंगी तो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी और अगर वेदर कंडीशंस ख़राब हो गई तो इसका भी इफेक्ट हमारी क्रॉप पर पड़ेगा, हमारी क्रॉप जो है वो कम होगी. तो फिर क्या है कि इसका मार्केट प्राइस के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है. अगर ज़्यादा अच्छी होगी क्रॉप प्रोडक्शन तो मार्केट में प्राइस जो है वो स्टेबल रहेंगी और अगर प्रोडक्शन ख़राब हो गई तो क्या प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगी. तो मतलब ऑल दिस फैक्टर्स कीपिंग पॉइंट वी नीड टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर. मतलब एग्रीकल्चर में क्या है, वैरायटी इंट्रोड्यूस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे अपना डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर. अब हम इसका मीनिंग देखते हैं कि होता क्या है. It refers to either a change in cropping pattern or the farmers opting for other non-farming options like poultry farming, fisheries, animal husbandry, etc. इसमें क्या है कि या तो अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर दे या फिर वो दूसरी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ ऑप्ट करे. जैसे कि पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब होता है कि मुर्गी पालन. फिशरीज़ हो गई. एनिमल हस्बेंड्री मीन्स होता है एनिमल्स की केयर करें. और इससे क्या होगा, एक तो क्या होगा, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी और ये हेल्प करेगा जनरेट करने में, इनकम का सोर्स बन जाएगा उनके लिए. कि मीन्स अगर एग्रीकल्चर में क्रॉप की प्रोडक्शन जो है वो ख़राब हो गई है तो उनके पास दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है कि वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को ऑप्ट कर सकता है. ये ना हो कि वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर अगर ज़्यादातर लोग डिपेंड रहेंगे तो ये क्या है, एक रिस्क है इसके ऊपर. हम पढ़ेंगे अपना डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर की क्लासिफिकेशन. इट मीन्स जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो टू टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है इसको. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग टू मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम. मतलब हम एक क्रॉप ना उगा के बहुत सारे क्रॉप उगाएं. और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स शिफ्ट ऑफ वर्क फ्रॉम एग्रीकल्चर टू, एग्रीकल्चर से हम कहाँ शिफ्ट कर दें, अलाइड एक्टिविटीज़ एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर. अब अलाइड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, अलाइड एक्टिविटीज़ आ जाती हैं हमारी जैसे कि फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री, डायरिंग, हॉर्टिकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अलाइड एक्टिविटीज़ तो हमारी हो गई. और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग हो गया, आपका रिपेयरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडीक्राफ्ट्स. नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका ये आ जाता है. और अब हम पढ़ेंगे हमारा नॉन फार्म एरियाज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारे नॉन फार्म मतलब हम फार्मिंग नहीं कर रहे हैं तो और ऐसे हमारे कौन से एरियाज़ हैं जिसमें हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और उससे हमारी इनकम जनरेट होगी. अब हम पढ़ते हैं हमारे नॉन फार्म एरियाज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन से हैं. तो पहला तो आता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री को हम लाइफ स्टॉक भी कहते हैं. इट इज़ कंसर्न विद द, ये हमारे कैसे कंसर्न है, फार्म एनिमल्स होते हैं उनकी केयर करना. और दूसरा आता है हमारा डायरिंग. डायरिंग में क्या होता है कि मीन्स हम उन एनिमल्स की केयर करते हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है. फॉर एग्जांपल काओ, बफेलो हो गए. अब क्या होता है कि उनसे हमें मिल्क मिलता है और मिल्क्स को प्रोसेस करके हम और प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे कि योगर्ट, चीज़, बटर. हम उसको सेल करके एक ये भी सोर्स ऑफ इनकम हो गया आपका. दूसरा आता है फिशरीज़. फिशरीज़ में क्या है कि फ़िशेज़ को कैच करना और उनको सेल करना मार्केट में. फिशरीज़ के अंदर जो है हम ये नहीं कहते कि सिर्फ फ़िश को ही कैच किया जाता है, इसमें क्रैब्स आ जाते हैं, म्यूसल्स, ऑक्टोपस, ये सब आ जाते हैं. उनको कैच करके उनको पकड़ के जो मछुआरे जो हैं वो उनको मार्केट में सेल करते हैं. ये भी उनका एक सोर्स ऑफ इनकम है. हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर मीन्स गार्डनिंग करना किसकी, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, फ्लावर्स की. एरोमेटिक प्लांट्स हो गए, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, प्लांटेशन क्रॉप्स उगाना, इन सब की गार्डनिंग करना. और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होता है आईटी. आईटी का मतलब क्या होता है कि आप कंप्यूटर्स का यूज़ करना, कंप्यूटर की नॉलेज रखना. जैसे कि कैसे इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, सेव करना है, या ईमेल के थ्रू किसी को कहीं और पर्सन को सेंड करनी इंफॉर्मेशन. तो थोड़ी बहुत इसकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आईटी के. तो इसके ये भी हमारा एक है सोर्स ऑफ इनकम है हमारा. तो ये सब आ जाता है हमारे नॉन फार्म एरियाज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ जाते हैं जिसमें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है. फिर उसके बाद अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इट इज़ अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. इसका मतलब क्या होता है कि मीन्स जो हमारी आज की जनरेशन जो है, जो भी हमें फैसिलिटी मिल रही है, जो भी हमारी नीड्स हैं हम उनको पूरा कर रहे हैं, लेकिन हमें उनको केयरफुली यूज़ करना है ताकि जो हमारी फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन है वो भी इन सबको यूज़ कर सके. तो जो हमें आज जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमें उनको वेस्ट नहीं करना है.
फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि वाटर है, हमें वाटर को केयरफुली यूज़ करना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन जो आगे आने वाली जनरेशन है उसके लिए पानी ना रहे। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीन्स हम अपनी प्रेजेंट नीड्स को पूरा करें, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, लेकिन केयरफुली यूज़ करें, ताकि हमारी जो आगे फ्यूचर जनरेशन जो है हम वो हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो भी उसको यूज़ कर सके। दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमारा एग्रीकल्चर के साथ क्या रिलेशन है, अब हम ये पढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि हम अपने क्या करते हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने हार्मफुल केमिकल्स को यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं। अब ये क्या होता है कि हमारे एक तो ये हमारे फूड में एंटर करता है, हमारे लाइफ स्टॉक को ख़राब करता है, एनिमल्स को ख़राब करता है, वो भी खाते हैं उसी को, फूड को, जो भी लीव्स वगैरह हैं वो सब हार्मफुल होती हैं। और हमारी क्या, हमारी सॉइल को ख़राब करता है। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमारा पूरा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो पूरा नेचुरल सिस्टम है उसको ये ख़राब करता है। तो हमें क्या है कि हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए जो हेल्प करे हमारी, ताकि हम अपने लॉन्ग टाइम तक जो हमारे बेनिफिट्स जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, हम उसको एंजॉय कर सकें। और सिर्फ हम ही ना बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकें, जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो भी हमारे बेनिफिट्स जो हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को यूज़ करना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं अपनी इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ द इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, क्योंकि क्या है, ये पेस्टिसाइड फ्री है, इसके अंदर केमिकल्स नहीं होते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? पेस्टिसाइड फ्री। दैट मीन्स नो यूज़ ऑफ केमिकल्स, जिसमें हम केमिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें होता क्या है ये? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर दैट रिलाइज ऑन टेक्निक्स सच एज क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। मतलब क्या है कि हम इन टेक्निक्स को यूज़ करके हम अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, मतलब जिसमें क्या है कि केमिकल्स का यूज़ ना हो। फर्स्ट आता है हमारा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, इसको हम प्री प्लांट ग्रोन भी कहते हैं। और इसका मतलब ये होता है हमारा कि इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन द सेम एरिया टू इम्प्रूव द सॉइल क्वालिटी एंड इंक्रीजेज द सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप ईल्ड। इसका मतलब क्या होता है? क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो एक ही सेम पीस ऑफ लैंड जो है उस पर आप डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स को ग्रोन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने क्या किया कि प्लानिंग करनी पड़ती है इसमें क्रॉप रोटेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे फर्स्ट ईयर क्या किया, हमने टोमेटो की क्रॉप को ग्रोन किया। अब इसने क्या किया कि सॉइल में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे, सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ले लिए। अब उसके बाद क्या है कि अब हमें ऐसी क्रॉप उगानी है जिसमें सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आ जाए। तो हमने दूसरी ऐसी चूज़ की अपनी क्रॉप। फॉर एग्जांपल जैसे कि बीन्स या हम लेग्यूम प्लांट्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को लाने में हेल्प करते हैं और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। अब थर्ड ईयर क्या किया, हमने कैरेट्स की क्रॉप को उगा दिया। अब ये क्या करती हैं, कैरेट्स जो हैं वो लेस न्यूट्रिएंट्स को लेती हैं, कम लेती हैं। अब सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो हैं। अब फोर्थ ईयर में क्या किया, हमने दोबारा से क्या किया, अपना रिपीट किया, टोमेटो की क्रॉप को उगा दिया। तो ये हमने क्या किया कि सेम पीस ऑफ लैंड पे हमने डिफरेंट क्रॉप्स को उगाया। दैट इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। पहले टोमेटो कर ली, फिर बीन्स कर ली, फिर कैरेट्स कर ली। तो इसमें क्या है कि इसको हम बोलते हैं प्री प्लांट क्रॉप ग्रोन। हमें क्या है, प्लानिंग करनी पड़ती है कि अब हमें कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है, फिर हमें कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है। ये हमारा क्रॉप रोटेशन में आ जाता है। फिर अब उसके बाद आता है हमारा कंपोस्ट। क्या होता है? कंपोस्ट को हम फर्टिलाइजर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फार्म में क्या होता है कि मीन्स फार्मर क्या करता है, एक डीप में ना गड्ढा खोद देता है। गड्ढा खोदने के बाद क्या करता है कि जैसे सबसे पहले गड्ढा खोदा, उसमें उसने सबसे पहले क्या है, गोबर डाल दिया, एनिमल डंग को डाल दिया। फिर उसके बाद उसने कुछ लीव्स को डाल दिया। फिर उसने क्या किया, किचन का स्क्रैप डाल दिया। फिर ऊपर कुछ सैंड डाल दी उसने। फिर उसके बाद क्या किया, दोबारा से उसने उसके ऊपर एनिमल डंग डाल दिया। फिर उसने कुछ लीव्स डाल दी। फिर उसके ऊपर कुछ सैंड डाल दिया। अब वो क्या करता है, इस प्रोसेस को क्या है, वो कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। तो ये जो हमारा पूरा प्रोसेस जो होता है, इसको हम कहते हैं कंपोस्ट। अब इसमें प्रोसेस में क्या है, उसको जो फर्टिलाइजर मिलती है ये विदाउट केमिकल है, ये नेचुरल है। तो कंपोस्ट को हम फर्टिलाइजर भी कर सकते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, डिकम्पोज जो हो जाता है, ये हमें नेचुरल कंपोस्ट हो जाता है, तैयार हो जाता है ये। फिर उसके बाद आता है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर में क्या होता है कि मीन्स हम बिफोर फार्मिंग करने से पहले हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, सन एंड गौर, हम उनको क्या करते हैं, हम ज़मीन के अंदर उनको ग्रो करते हैं। इसलिए हम ग्रो करते हैं क्योंकि हमने जब कंपोस्ट किया था, जो हमारे को जो न्यूट्रिएंट्स मिले थे सॉइल के अंदर, वो क्या बहुत डीप में चले जाते हैं। अब हमें उनको क्या है, सरफेस पे लाने हैं। सरफेस पे लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो सन हेम्प एंड ग्रोन है या फिर ग्रास मिक्सचर भी कह सकते हैं, 2 या 3 ग्रास कॉम्बिनेशन होता है, ग्रासेस का कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रासेस, हम उनको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और ये बहुत फास्टली ग्रो होती हैं, ये ग्रो होती है। और जब हम इनको अपरूटेड करते हैं, इनको खींचते हैं, तो क्या करते हैं,
जो भी सारे सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ग्रीन मैन्योर। और फिर उसके बाद आता है हमारा बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल में क्या होता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट सच एज वीड्स, इंसेक्ट्स, माइट्स एंड प्लांट डिजीज फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स, अदर ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें क्या होता है कि मीन्स जैसे जंगली झाड़ियाँ वो उग जाती हैं, वीड्स मीन्स जंगली झाड़ियाँ जो अपने आप में हम ग्रो नहीं करते हैं, अपना उग जाती हैं, हमें उससे बचाना है। इंसेक्ट से बचाना है। माइट्स मीन्स जो लीव्स पे, पत्तों पे जो कीड़े लग जाते हैं उनसे बचाना है, तो हम उसको यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल को। तो ये हमने पढ़ा था। ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कैसे कैसे हम कर सकते हैं, कंपोस्ट को यूज़ करके, ग्रीन मैन्योर, अपना क्रॉप रोटेशन एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल को, इन सबको यूज़ करके, तो क्या ये एक नेचुरल तरीके से फार्मिंग होती है। और अब हम पढ़ेंगे कि हम ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ रहे हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट बेनिफिट जो है दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिकल फार्मिंग। इकोनॉमिकल फार्मिंग मीन्स ये क्या है, फार्मिंग जो हमें चीप पड़ती है, सस्ती पड़ती है, क्योंकि इसमें हम जो लोकली प्रोड्यूस इनपुट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कंपोस्ट यूज़ करते हैं, इसमें ग्रीन मैन्योर को यूज़ करते हैं हम इंस्टेड ऑफ हम कॉस्टली इनपुट्स के बजाय। जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, हम कॉस्टली इनपुट्स को यूज़ नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिकल फार्मिंग। एंड द सेकेंड वन इज़ जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स। अब क्या है कि क्योंकि ऑर्गेनिकली ग्रो हो रहा है, कोई केमिकल्स का इसमें यूज़ नहीं है, तो इनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है तो क्या है, ये बाहर जाएंगे, एक्सपोर्ट होंगे, और अगर एक्सपोर्ट होंगे तो उससे क्या है, इनकम जनरेट होगी। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम एंड इट प्रोवाइड्स हेल्दी फूड। वही कि नेचुरली ग्रो होता है, इसमें कोई केमिकल्स तो होते नहीं, तो क्या है कि इसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो हम केमिकली ग्रो करते हैं इसके अंदर, तो ये इसलिए हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें क्या है कि हमारा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इट इज़ अ मेथड ऑफ लेबर इंटेंसिव। इसमें क्या है, हमें मशीन से काम नहीं होता, इसमें क्या है, हमें ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेगा। और एक है इसमें सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट। अब हमारी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इट इज़ अ पेस्टिसाइड फ्री, मतलब इसमें हम केमिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं, तो ये करती है, ये हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करती, उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, उसको सपोर्ट करती है। तो ये हमारे 5 बेनिफिट्स हैं इसके। इकोनॉमिकल फार्मिंग जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स, प्रोवाइड हेल्दी फूड, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट। और अब क्या है, इसमें हम एक टर्म है तनवा। तनवा क्या होता है, टी स्टैंड्स फॉर तमिल नाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। अब ये तनवा जो है इट इज स्टार्टेड बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। इसको तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था ताकि जो वहाँ की जो तमिलनाडु की जो वुमेन्स हैं उनको भी चांस मिले कि वो एग्रीकल्चर में आएँ, और मॉडर्न टेक्निक्स में उनको ट्रेन किया जाता था कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आए मॉडर्न टेक्निक्स के साथ, सो दैट उनको भी एक चांस मिले कि वो भी पैसे कमा सके, अर्न कर सके, और अपनी फैमिली को जो है वो सपोर्ट कर सके। तो ये गवर्नमेंट बेसिकली ये गवर्नमेंट का जो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसका यही मोटिव था कि वुमेन्स को भी एग्रीकल्चर में आने का उनको मौका मिले, और वो भी अपनी फैमिली में हेल्प करे, सपोर्ट करे, उनको भी इनकम का एक सोर्स बन जाए। तो आज का जो मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया है उसके नोट्स का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। और आज की वीडियो से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें क्या करेंगे, हम अपना जो रूरल डेवलपमेंट है उसकी रिवीजन करेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच।